किसी जंग न्यूज़ चैनल पे आपका खैर मकदूम है। मैं हूँ नौशाद। किसी जंग चीफ एडिटर की हैसियत से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त परवेज़ अहमद ख़ान साहब, जो एक नामचीन जर्नलिस्ट हैं। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है दुनिया की, उस सिलसिले में एक बहुत अहम सवाल है मेरा कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग गालिबन 40 दिन तक चली थी, जिसका असर गालिबन पूरी दुनिया पर दिखा था। और पूरी दुनिया की इकोनॉमी गालिबन उससे मुतासर भी हुई है। उसके बीच जो हालात पैदा हुए कि मामला यहाँ तक पहुँचा कि चीज़ फायर के सिलसिले में सालिसी पाकिस्तान ने की, और वो ऐसे हालात पैदा हुए कि वो सालिसी फायर तकमील तक नहीं पहुँच सकी। मैं इस सिलसिले में परवेज़ साहब से कुछ जवाब तलब करना चाहूँगा। आप इस पर रोशनी डालें। जी जी। ठीक है नौशाद साहब। एक तो ये बिल्कुल ऐसी जंग थी जिसको कहना चाहिए गैर ज़रूरी या गैर कानूनी। और ये हमला था ईरान के ऊपर, इसराइल और अमेरिका का। नुकसान और जो कुछ हुए वो हम बात नहीं करेंगे फिलहाल। जंग जो थी वो पूरी तरह से इसराइल का और अमेरिका का हमला था। और मकसद सबको मालूम है कि ईरान के अंदर उनको हुकूमत तब्दील करनी थी, क्योंकि हुकूमत ईरान के गिरने के बाद जो इसराइल का अपना एक मंसूबा है ग्रेटर इसराइल बनाने का। आजकल दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो अपने आप को ग्रेटर, हज़ारों साल पहले जो दुनिया थी वहाँ ले जाना चाहते हैं। कोई अखंड भारत बनाने का मंसूबा लिए हुए, कोई ग्रेटर नेपाल नेपाल बनाने को है। और इसी तरह से और भी मुल्क हैं, उसमें इसराइल भी है। इसराइल एक अवैध मुल्क है, नाजायज़ मुल्क है। और वो यूरोप और आपके अमेरिका की पैदावार है। सारा खर्चा इसराइल का यही लोग उठाते हैं। अब ये जो जंग थी अमेरिका से बहुत दिनों से, बहुत सालों से ईरान का एक तरह से खटक रहा था उनकी नज़रों में, अमेरिका की भी और इसराइल की भी। यहाँ उन्होंने जब बातचीत हो रही थी और तमाम बातें लगभग जिनेवा में तय हो गई थी, और अगली बातचीत होनी थी 2 दिन के बाद। बातचीत के दौरान ही ईरान के ऊपर हमला कर दिया 28 फरवरी को। और 40 दिन तक ये जंग चली। इस जंग में सभी के नुकसान हुए। ईरान को भी बहुत भारी नुकसान हुए, उनके बड़े बड़े कई सारे लीडर और कई सारे फौज के कमांडर शहीद हुए। मगर इसराइल को इसमें बहुत अच्छी चोटें ईरान ने लगाई हैं, साथ ही अमेरिका को। देखा, अमेरिका चूँकि अभी तक सब लोग सुपर पावर उसका स्टेटस है दुनिया में, तो ये मानते थे कि इसराइल और अमेरिका का कोई कुछ नहीं कर सकता है। और सबसे पहली कुटाई तो हुई है बहुत अच्छी वाली, वो ये इसराइल की और फिर अमेरिका की। साथ ही ये जो अरब के मुल्क हैं, इन्होंने अमेरिका को अड्डे दे रखे थे अपने अपने मुल्कों में। तो ये समझते थे कि हम सुरक्षित हैं और हमारा कुछ नहीं होगा। ईरान ने उनको भी नहीं बख्शा और सभी पर हमले किए, ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका और इसराइल को ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान अंदर से इतना ताकतवर है। लेकिन ईरान को मालूम था कि एक दिन उसके साथ ये वक्त आएगा जब ये जो फोर्सेस हैं दुनिया की उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, तो उसने तैयारी की हुई थी। अब जब ये जंगबंदी कि आपने कहा कि पाकिस्तान में एक दौर हुआ नहीं, बातचीत का। मेरा मेरा एक सवाल है आपसे जी कि अमेरिका ने जो वीटो पावर की हैसियत रखता है और सुपर पावर कहलाता है, अ, मैं मेरा मानना है और दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं उनका भी मानना है कि अमेरिका और इसराइल तो ऐसे मुल्क हैं। आप दूसरी जंग अजीम को देख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में जिस तरह का रोल रहा था अमेरिका का, जापान पे जिस तरह से एटमी हमला किया उन्होंने, वहाँ की लाखों आवाम को बेगुनाह शहीद कर दिया, मार दिया। उसके बाद से मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जिस तरह की गुंडागर्दी इसराइल और अमेरिका की है, दादागिरी है, और जिस तरह की पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं और अपनी मर्जी जो थोपते हैं किसी भी कंट्री पे, उनको जब फ़ायदा होता है, हासिल करना होता है, तो वो ईरान पे कर देते हैं, वो इराक पे कर देते हैं, वो अफ़गानिस्तान पे कर देते हैं, वो और दूसरी कंट्रीज़ पे कर देते हैं। तो मतलब इन हालात में
ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के बावजूद, इन हालात के बावजूद जिस तरह की तैयारियाँ रहीं उसकी, और जिस जिस हिसाब से उसने अपने मुल्क को डिफेंड किया है, जो वहाँ की जो सुप्रीम लीडरशिप थी ईरान की, उसको ख़त्म करने के बावजूद जिस तरह से मुकाबला किया है, वो अपने आप एक मिसाल है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो आपने बात कही पूरी, एक मिसाल है, और ऐसी मिसाल आपको मिलेगी भी नहीं दुनिया में। अमेरिका के नाम से मुल्कों के पैर कांपने लगते हैं। अमेरिका की पाबंदियाँ जब किसी मुल्क पे लगती हैं तो वो मुल्क तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन कई मुल्क ऐसे हैं जैसे नॉर्थ कोरिया है, और एक ईरान भी है, और भी कई मुल्क हैं, क्यूबा है, जिन पर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा के रखी, मगर वो गिरो किए। हालात अपने आप ही इंसान को सरवाइव करने के लिए तैयार करते हैं। हालात उनके खिलाफ थे, उन्होंने जैसे भी खराब माहौल था, उस हालात में अपने आप को तैयार किया कि हमको सरवाइव करना है। क्योंकि दुनिया में, अभी आपने जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चूंकि ये विनर थे, जापान पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया था, पहली बार वो हुआ था, तो अमेरिका की जो पावर थी वो पूरी दुनिया में, और जैसे ही ये कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ताकत रह गई, वो थी अमेरिका। सोवियत यूनियन बिखर गया। अफगानिस्तान के बाद सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए 1991 में, और उसके बाद सोवियत यूनियन बहुत कमज़ोर, रशिया जो आज का है, वो कमज़ोर हुआ, और वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस खड़े हुए, तमाम चीज़ें थी। तो रूस को उभरने में, आज का जो रूस है, थोड़ा वक्त लगा उसे। अब लेकिन दुनिया मल्टी पोलर है। अब दुनिया में एक अमेरिका ताकत नहीं है, अब बहुत सारी ताकत है, जिसमें रूस है, चीन है, साथ ही नॉर्थ कोरिया अपने आप में एक पावर है, और ईरान भी अब ग्लोबल एक पावर बन के उभरा है। हम भारत की बात करेंगे, भारत भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, और भारत के पास जो फौज है, भारत के पास न्यूक्लियर पावर है, भारत के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जो 12,000 15,000 किलोमीटर मार कर सकते हैं। भारत भी एक बड़ी पावर है, लेकिन भारत अपना रोल कहीं अ, निभाता नहीं। न वो पीस टॉक्स में कहीं शामिल होता है, न कहीं किसी तरह से। पहले होता था, पहले का भारत अलग था, जो फैसले लिया करता था, और फैसले दुनिया सुनती थी, बात को मानती थी। आज का डॉक्टर भारत। साहब, मैं माँ बाप के साथ आपसे एक जी। सवाल और पूछना चाहूँगा कि इस पूरी जंग में जिस तरह का रोल पाकिस्तान ने अदा किया है, सालिसी का, सीज़ फायर के सिलसिले से, क्या हिंदुस्तान हमारा वो सालिसी का किरदार अदा नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। भारत के पास, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी पावर है। पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे भारत से तो कोई कंपैरिजन है नहीं। बिल्कुल। और पाकिस्तान की एक तो इकोनॉमी बहुत ख़राब है, बावजूद उसके उन्होंने और भारत से, दुनिया पे उतना असर भी नहीं पाकिस्तान का जितना पाकिस्तान में हिंदुस्तान कोई का। असर भी नहीं। लेकिन भारत ने दो गलतियां की, एक 2019 में, ये मैं नहीं, बहुत सारे जो जानकार हैं, जंगों को समझते हैं और दुनिया को देख रहे हैं, वो उन्होंने एक खुल के बात नहीं, की है। शुरू से निगेटिविटी भी रही कहीं ना कहीं कि ऐसा है, जंग शुरू होने से पहले मैं अपना जवाब इस पूरा मुल्क के कर दूं। वजीर आजम ऐसा है, इसराइल जाते हैं वहाँ। वो बात करेंगे, लेकिन मैं अपना बात पूरी कर दूं। 2019 में गलती की, पुलवामा अटैक के बाद जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसको बालाकोट पे रात के वक्त में भारत के जो फाइटर थे, उन्होंने जाकर के हमला किया। ऑपरेशन बंदर कहलाता है वो। उसके बाद पाकिस्तान ने कार्रवाई की 27 फरवरी 2019 को दिन के वक्त, और भारत का उसमें प्लेन उन्होंने मार गिराया, और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया था। और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत भारत को ह्यूमिलेशन हुआ था। बाद में भी जैसा ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं थी नौशाद साहब। देखें, जो ताकतवर मुल्क हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। भारत के पास बहुत सारे तरीके थे पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। जंग में नहीं जाना था, आप ओपन वॉर में गए थे, आप अटैक करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान को इन्फॉर्म करके यूएई के माध्यम से कि हम वहाँ पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे कुछ टेररिस्ट ठिकानों पर, और पाकिस्तान कार्रवाई न करे। अब ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि खुलेआम कोई हमला हो। और अब जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो उसमें हमें नहीं मालूम, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने ही वो सीज फायर का ऐलान किया कि हमने सीज फायर करा दिया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री का तो बहुत बाद में आया कि जंगबंदी हो गई है भारत और पाकिस्तान के दरमियान।
ट्रंप ने बताया, और ट्रंप ने बार बार ये बताया कि 5 भारत के फाइटर प्लेन मारे, कि 6 मारे, कि 11 मारे, हमें नहीं मालूम कितने मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान का जो पोजीशन है दुनिया में, जिसको प्रोफाइल कहते हैं, वो बहुत ग्रो हुआ है काफी। बहुत बढ़ा। अब पाकिस्तान बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी हैं, हम 1000 गालियां दें उनको और धुरंधर फिल्म बना करके अपने आप को ग्लोरीफाई करें, ये हकीकत नहीं है। मगर हकीकत जो है वो यही है कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी अच्छी कर लेता है। और पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में आप एक बात समझ 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 लें, शायद ये बात हमें कभी। ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि इस मुल्क की, अपने अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनिस्बत पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हाँ, बहुत बहुत गई गुजरी है। अपने यहाँ की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है 2014 के बाद। यहाँ पर कोई इकोनॉमिक, जो हमारे जो बनाए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लायक वो नहीं है। अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए गए, फिर कोई और बना दिया गया, अब सीतारमन मैडम है। दे आर नॉट बिलोंग्स टू देयर फील्ड, ये इनका काम नहीं है, इनको आता ही नहीं है। अरुण जेटली का क्या वास्ता था फाइनेंस मिनिस्ट्री से? ऐसे ही अब है। तो मेरा कहना ये है कि जब पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में एक बात बताना चाह रहा था, यह कभी शायद किसी मीडिया में आपने नहीं सुना होगा। पाकिस्तान की जो जो लीडरशिप है, खास तौर से मिलिट्री लीडरशिप, वो एक इक्विलिब्रियम, जिसको कहते हैं तवाज़ुन, कायम रखने में बहुत बिल्कुल माहिर है। बिल्कुल। ईरान के साथ भी रिश्ते अच्छे रखे हमेशा, और अरब के मुल्कों के साथ, चीन के साथ भी रिश्ते अच्छे रखे, अमेरिका अमेरिका के के साथ साथ। भी, रूस के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे हैं, फ्रांस के साथ भी अच्छे हैं, पूरा यूरोप के मुल्कों के साथ अच्छे हैं। एक इक्विलिब्रियम कायम करने में पाकिस्तान को थोड़ी सा हमसे ज़्यादा एज हासिल है। आज के वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा की नहीं। लेकिन ये पाकिस्तान का है हमेशा से, मैं एक कि एक तवाज़ुन कायम कर लेती है वो। डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत अहम सवाल जी। उठाना चाहूँगा आपके सामने। वो ये कि जिस तरह से पाकिस्तान ने मीडिएटर की हैसियत से जंगबंदी जो हुई है ईरान और अमेरिका के बीच और इसराइल के बीच, उसको लेकर जिस तरह का सालिसी का रोल अदा किया है, उसका उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया की सियासत में? दुनिया उसे किस नज़रिए से देखेगी? दुनिया इस नज़र से देखेगी कि देखें साहब, नौशाद साहब, पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप को दो दो बार नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब आप, मैं ऐसा मानता हूं कि पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। ट्रंप को मिले न मिले, पाकिस्तान को जरूर मिल जाएगा। ये सीज फायर जो कि लगभग हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, सारी शर्तें, सारी बातें। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को आज ईरान ने पूरी तरह ओपन कर दिया है, जिससे ब्लॉकेज था और एक आपस में ये तनाव बड़ा था। कदम है ईरान का, एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा। कदम है, और आज स्टेट ऑफ हॉर्मोज सभी पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया जैसा था। साथ ही यूरेनियम को लेकर के जो बातचीत थी, डोनाल्ड ट्रंप उसमें 20 मिलियन ईरान को देने के लिए तैयार हैं, कि हम इसके बदले में आपको 20 मिलियन दे रहे हैं और वो आप हमारे हवाले कर दें। लेकिन इसमें मुमकिन है वो हवाले करें, या आईईए जो संस्था है उसके हवाले करें, या फिर हो सकता है रूस ने कहा है कि हम रख लेंगे अपने यहाँ, और इसको दोबारा से एनरिच करके 3.6 तक आपको वापस कर देंगे, तो आप अपना बिजली का जो कार्यक्रम है, जो पावर आपको जनरेट करना है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा रूस ने कहा। अभी चूंकि 60% का बताया जाता है, तो रूस के पास ये तमाम चीज़ें हैं कि वो इसको दोबारा से डीवैल्यू करके और 3.6 3.5 तक ला करके ईरान को वापस कर दे। बहरहाल तमाम टर्म्स कंडीशंस फाइनल हो चुके हैं। अब सिर्फ ये ऐलान होना है कि साहब, हम मिलने वाले हैं, और शायद इस्लामाबाद में मिलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी, जैसा खबरें हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि पीस जब होगा तो मैं आऊँगा। और क्यों आएंगे ये भी मैं आपको बता दूँ। डोनाल्ड ट्रंप एक शोबिज वाले आदमी हैं, एक्सपोजर बहुत पसंद करते हैं। उनको जो नुकसान हुआ है जंग के दौरान, उनका जो पॉपुलरिटी है गिरी है, उसको बढ़ाने के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ अक्टूबर नवंबर में। तो अब अपनी आवाम को ये दिखाने के लिए कि हम जीते हुए हैं, हम जीते हैं जंग, या इस तरह का वो शो करेंगे मीडिया के सामने। एक बड़ा कार्यक्रम होगा जहाँ तक उम्मीद है, जिसमें बहुत सारे मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। बहुत मुमकिन है कि भारत का शायद ना हुआ कोई, लेकिन भारत को जाना चाहिए अगर बुलाया जाता है तो।
आपने एक सवाल किया था, उस पर मैं आना चाहता हूँ जानबूझ करके। जी। अच्छा साहब, कि भारत सालसी नहीं कर सकता था, भारत को ही करनी थी ये। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी नेतन्याहू के झांसे में ना आए होते और वहां जा करके जंग से 2 दिन पहले कि इसराइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है, और हम इसराइल के साथ हर तरह से खड़े हुए हैं, हमेशा इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पर आप ऐसे बयान थोड़ी दे सकते हैं। आप अमेरिका जाते हैं, कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, दूसरे मुल्क में आप जाकर के ट्रंप सरकार कैसे बनवा सकते हैं? सही यहाँ बात। आकर के कोई मुल्क, कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यहाँ करके भारत में, और वो कहे कि अब की बार कांग्रेस सरकार, तो ये बीजेपी वाले चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। ऐसा थोड़ी होता है। आप वहाँ गए जंग से पहले, क्या बात थी आपको नहीं पता थी कि जंग के लिए पूरा पूरा एकदम पूरा सजा हुआ था मैदान। अमेरिका ने घेराव कर रखा था, ईरान का हमला होना था, किसी भी वक्त हमला होना था, वहाँ जाकर ये बयान देना, और आप बयान दे ये करके कहना आ कि रहे हैं। और साहब अब इसराइल नेतन्याहू, इज़ ए फादरलैंड अब आप बातों में आ गए। और नेतन्याहू इंडिया ने, इज़ ए मदरलैंड, जी, इस तरह के नेतन्याहू ने जैसे कन्विंस किया ट्रंप को, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को किया कि ईरान कोई पावर नहीं है, और देखें हम इसको 2-4 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद ईरान हम पे हमारी हुकूमत, हम जैसा प्रो इसराइल हुकूमत चाहते हैं बन जाएगी, और यहाँ का तेल वेल ये सब मिल करके हम लोग बाद में सब आपस में मिल करके करेंगे। तो सब तो एक ईरान को हम चलाएंगे, भारत और, क्योंकि देखें एक नेक्सस बना हुआ है, एक तो सब चेन है। आपको जी, ये समझना पड़ेगा, भारत, यूएई, इसराइल और यूएस, एक एक चेन बनी हुई है। और ये जो चेन है, इसराइल प्रो, यूएई प्रो इसराइल है, पूरी तरह इसराइल है वो। जैसे बहरीन है उनका एक स्टेट, यूएई का, वो तो गवर्निंग पूरी तरह से इसराइल के जरिए होता है। तो यूएई। वहाँ यूएई का, और यूएई में खासतौर से बहरीन, एरिक प्रिंस बैठा हुआ है वहाँ। एरिक प्रिंस के पर मैंने कितनी बात की और कितने वीडियो किए, किसी ने सर्च भी करके नहीं देखा हुआ एरिक प्रिंस कौन है, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी तो है। सब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में मैं एक और सवाल आपसे पूछना जी चाहूँगा जी। कि जहाँ तक मेरा मानना है और जो सियासत के जानकार लोग हैं, जो जिनकी पकड़ है सियासत में, राजनीति पे ऐसा है गहरी और पैनी नज़र रखते हैं, दुनिया में 80% लोग अच्छे लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो इंसानियत पसंद लोग हैं, और 20% बुरे लोग हैं। उनमें कहीं न कहीं ऐसा है जो इस वक़्त के बुरे पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनका नाम लूँगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गए। वहाँ कहीं हो, कोई अ, नाम की भी जरूरत नहीं, आप जी, 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 बात हो ऐसा जाएगी। बहुत सारे जो लीडर्स हैं, वो कहीं न कहीं पूरी दुनिया को बर्बाद किया हुआ उन्होंने। जिस तरह से अमेरिका ने जैसे कि मैंने अभी आपसे एक सवाल इससे कबूल किया था आपसे, कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह की दादागिरी और गुंडागर्दी पूरी दुनिया पर कायम कर रखी है, उससे पूरी दुनिया तबाह है, पूरी दुनिया बर्बाद है। भाई समझ में नहीं आती बात कि इस तरह के हालात पैदा करने के बाद आप हासिल क्या करना चाहते हैं? हासिल, आप दुनिया की आवाम को देना क्या चाहते हैं? देखो, ये एक बहुत अहम सवाल है। हासिल ये करना चाहते हैं, आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, आपको भी अपने बचपन में कभी मोबाइल क्या होता है नहीं मालूम होगा। ये जिस कंप्यूटर पे बैठ कर के हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, माइक्रोफोन और ये तमाम चीज़ें जो हम आज के वक्त में देखते हैं, आपने नहीं देखी होंगी, मैंने भी नहीं देखी थी। बिजली के बल्ब कहीं रोशन देखते थे तो एकदम ऐसा लगता था न जाने क्या है। जो तरक्की पिछले 30-40 सालों में, 50 सालों में हमारे सामने हुई है, अगले 50 साल या 100 साल के बाद का कोई हमसे पूछे कि दुनिया कैसी होगी, तो आप ये उम्मीद रखें कि शायद हम उस पर बोल ही ना सकें। ये दुनिया कैसी होगी 100 साल के बाद, हम ना उसको उसको किसी तरह से इसमें शायद एक दो अल्फाज भी ना बोल सकें। ये दुनिया ऐसी होगी। जो जो बड़ी ताकतवर मुल्क हैं, उनकी रीच जगह कहीं के कहीं है। चांद के ऊपर कॉलोनी बसाने का चल रहा है सिलसिला, वहाँ हरी सब्जियां पैदा करने के की जा रही हैं। ये पता होना चाहिए दुनिया को कि वहाँ हरी सब्जियां पैदा की जा रही हैं, टमाटर पैदा किए जा रहे हैं, पालक, मेथी, ये तमाम चीज़ें, और रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की बुनियादें रखी जा रही हैं। अब क्या होगा, पहले, अब चांद पे बैठ करके वहाँ कौन रहेगा, कौन जाएगा चांद पे? अगर वहाँ बसना हो जाता है शुरू लोगों का, कौन रहेगा वहाँ पर? हम लोग जाएंगे वहाँ? हम लोग यहाँ जैसे मजदूर हैं आज, ऐसी मजदूरी होंगे।
दुनिया पर राज कायम कैसे रखना है। आपने कहा 20% 10% बुरे, तो बुराई जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती है, ख्याल रखें। बिल्कुल। और दूसरे ये कि मैंने लोगों को बहुत बार सुनता हूँ कि वो सत्य की विजय होती है, नॉनसेंस। कभी सच जीता है, कभी झूठ जीता है, कभी झूठ हारता है, कभी सच हारता है। बिल्कुल। तो ये कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है कि हर हर बार सच ही जीतेगा, बिल्कुल नहीं है। कभी सच जीत गया, कभी झूठ जीत गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि सब सत्य की विजय होती है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सत्य की विजय का आप सोचें कि अभी तक 7 अक्टूबर 2023 से गाजा के अंदर कितना कत्लेआम हुआ है। तो मासूम बच्चों को। मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सबके गर्दन सर नहीं है और उनके। और आप ये बताइए, ईरान पे हमला जिस जिस तरह से ऐसा है, इसराइल और अमेरिका ने किया, और स्कूली बच्चों को शहीद कर दिया। तो क्या वो जुल्म कर रहे थे? वो मासूम बच्चे जालिम थे? वो आतंकवादी थे? तो बड़े वो अफसोस की बात है। दहशतगर्द थे? कौन थे? वो जंग लड़ रहे थे किसी से? मासूम बच्चे जो दो दो महीने, 4 4 महीने, 4 4 साल, 5 5 साल के बच्चे थे, उनको उनके जिस्म के हिस्से नहीं है, गायब हैं। सच्चाई ये है परवेज अब ये साहब। अगर सच्चाई की जीत का बात होती, तो ये दुनिया के जो सच्चे मुल्क हैं, जो ताकतवर मुल्क हैं, वो सच्चाई के साथ खड़े होते। ये झूठ के साथ खड़े हुए। हम भारत को भी कहेंगे, भारत की तरफ से हथियारों की सप्लाई होती रही इसराइल को। नहीं, आप देखिए, दहशतगर्दी मैं की बात आड़ में जी मैं इसराइल और अमेरिका मैं जरा जिस तरह की दहशतगर्दी दुनिया में फैला रहे हैं, वो अपने आप में ऐसा है, एक अहम सवाल है। इसराइल देखें, क्योंकि मसला और है कि लोग न जाने कब कब की बातें करते हैं कि 5 साल पहले, 10,000 साल पहले, और हमको दुनिया में हमारे पास तमाम चीज़ें उस वक्त थी, जबकि पत्थरों से भी बदतर युग रहा होगा वो। 5 10 हज़ार साल पहले ये सभ्यताएं जो है, अब जा करके सिविलाइज हुई हैं, कल्चर्ड हुए हैं ये सब। इसको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगे, तो 3 4 हज़ार साल पहले। एक एक लास्ट सवाल, एक आखिरी सवाल मेरा जी। आपसे, कि जिस तरह का ख्वाब इसराइल ने ग्रेटर इसराइल का देखा था, और जिस तरह की गुंडागर्दी अब तक अमेरिका जो सुपर पावर है वो पूरी दुनिया पर करता आया है, जो अभी इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग हुई है, इस बीच कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल ने शिया और सुन्नी के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश की, उनको आपस में लड़ाने की भी कोशिश की। क्या ये अपने मकसद में कामयाब होंगे, या ईरान की फतह फतह होगी? ईरान की फतह हो चुकी, होगी नहीं, हो चुकी। सीज फायर जब अमेरिका ने किया है, अपनी अपनी तरफ से किया है। हम ये मान लें कि इंसानियत की जीत हुई, और इंसानियत के जो दुश्मन है उनकी हार हुई। पाकिस्तान को कह करके कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, आप ऐसा करिए, आप ट्वीट करिए, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और सीज फायर कर देंगे। तो ये सीज फायर अमेरिका ने किया, तमाम चीज़ें। लेकिन इसमें जैसे आपने शिया सुन्नी की बात कही, तो शिया सुन्नी का तो मसला ही जंग ने ख़त्म कर दिया पूरे दुनिया में। अब भारत को देखें, मेरा चूंकि कारगिल में रहना हुआ है, वहाँ 90% शिया मुसलमान है। श्रीनगर में सुन्नी मुसलमान है, दूसरे इलाकों में शिया सुन्नी दोनों हैं। कोलकाता से लेकर कश्मीर तक पूरे हिंदुस्तान में सारे शिया सुन्नी सब ईरान के साथ थे, ईरान के साथ हैं। इसी तरह से आप बांग्लादेश को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, कोई भी मुल्क, अरब के मुल्क भी चुपचाप कान दबा के पड़े रहे। उन्हें मालूम था कुटाई बहुत हो रही है। वहाँ की आवाम, अवाम, हुकूमतें कहीं ना कहीं ऐसा है, ईरान मुखालिफ नहीं, बहरीन लेकिन हाँ। बहरीन की हुकूमत, जी जी। बहरीन की बहरीन हुकूमत, भी, और आपकी क्या नाम है, सऊदी अरबिया भी, सऊदी अरब, यूएई भी, सऊदी अरब की समझ में आ गया था। देखें, कतर भी, इन चीन तमाम ने ममालिक का रोल जो रहा चीन निकल गया। चाइना ने जंग के दौरान, चाइना खामोशी से डिप्लोमेसी करता रहा, इसकी बात नहीं की। मुस्तकिल कांटेक्ट में था वो, सऊदी अरब के भी, ईरान के भी, और ईरान की तो उसने मदद की हर तरह से, हथियारों से लेकर के। वहीं पाकिस्तान का एक रोल इसमें ये रहा, नौशद साहब, मैं बता दूं यहाँ पर, पाकिस्तान अमेरिका के साथ तो है ही, वो ईरान के साथ भी रहा। और ईरान को जंग में पेश आने वाली जो मुश्किलें हैं और तमाम बातें हैं, और अपने एक्सपर्ट्स वगैरह, वो उनके वहाँ रह करके
IRGC के साथ काम करते रहे। ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, फिलहाल उसको तो लग गया विराम। ईरान के गिर जाने के बाद तब तो मुमकिन था, ईरान बच गया। ईरान के बाद हमला होता तुर्की पर, और तुर्की के बाद पाकिस्तान। ये अरब के मुल्क, ये तो एक घंटे के नहीं है, इसराइल और अमेरिका एक आधा घंटे में इनको कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल। जो इनके बेस बने हुए हैं, वही सैनिक वहाँ निकल के सड़कों पर खड़े होकर के इनको महलों में कैद कर लेंगे। कुछ भी नहीं है वो, एक घंटे आधा घंटे नहीं फाइट कर सकते। लेकिन पाकिस्तान को भी पता था कि अगर ईरान हार जाता है तो हम भी, मैं तो पाकिस्तान की सरहद पे इसराइल बैठा होता। पाकिस्तान की एक लंबी सरहद है, आज़ाद भारत की ईरान के साथ सरहद मिलती थी, वो पाकिस्तान की मिलती है। तो पाकिस्तान को पता था, सब मिल करके, चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, तुर्की है, तो ईरान को जैसे भी हो सका वो अंतर से करते रहे। इजिप्ट और जॉर्डन वगैरह भी, जबकि इजिप्ट और जॉर्डन अमेरिका के बहुत अच्छे वाले एलाई हैं, बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। फिलहाल पीस टॉक का दूसरा मरहला भी शुरू हो चुका है। जिस तरह का रोल आसिम मुनीर, जो मतलब पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, और शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, और जिस तरह से उनका मतलब हंगामी दौरा हुआ है ईरान का और अरब ममालिक का, क्या आपको लगता है कि दोबारा जो पीस टॉक होगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है उसमें कामयाबी मिल सकती है? अब स्टॉप नहीं होगी, सारे ड्राफ्ट आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं, सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद एक ऐलान होगा कि हमारे दरमियान तमाम बातों पर सुलह हो चुकी है, अब हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। और ये परमानेंट एग्रीमेंट होगा जिसमें ईरान के ऊपर हमला न करने की गारंटी खुद अमेरिका लेगा। इसका मतलब ये है और कि फाइनली जंगबंदी का ऐलान कर दिया जाएगा जंग और का दुनिया को एक एक बड़ी जंग से ऐसा निजात मिलेगी। मिल गई, अब तो वो जंग तो खत्म हो गई। जी जी। अब मेरा कहना ये, जंग तो खत्म हो गई, अब तो सिर्फ ऐलान इस बात का होना है फाइनल कि ड्राफ्ट फला डेट में, तैयार करके उसमें मोहर हाँ, लगेगी। फला डेट में हम लोग मिलेंगे और मिल करके ये साइन होगा। और अमेरिका ही इसमें गारंटर है, जी जी। इंटरनेशनल ट्रीटी है ये ऐसा है नहीं कि वो कोई देख नहीं रहा है बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके जो साइन हो जाते हैं एग्रीमेंट्स वगैरह, वो नहीं है, ये इंटरनेशनल है। तमाम मुल्कों के, बहुत सारे मुल्कों के, यूरोप की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वहाँ, और चाइना, रूस और तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव होंगे। हो सकता है इनके दस्तखत वगैरह भी वहाँ हो। तो अब सिर्फ इतना है कि ऐलान होगा कि हमारे दरमियान इस डेट को ये एग्रीमेंट साइन होने वाला है, और वो पाकिस्तान ही में होगा, क्योंकि ईरान के लिए पाकिस्तान ज़्यादा सुरक्षित है। ईरान के लीडर्स के लिए पाकिस्तान ज़्यादा सुरक्षित है बनस्बत तुर्की, कतर, सऊदी अरब, जिनेवा या कहीं और के। आपने देखा कि ईरान के फाइटर प्लेन लेने गए, जी, लेकर के आए, बहुत और हल्का। फिर छोड़ने गए तेहरान तक। पूरा उन्होंने, पूरे रास्ते इसी तरह से उन्होंने अमेरिकन को, क्योंकि इस पीस डील को और ये ख़त्म सब करने की। क्या क्या जो फर्स्ट पीस टॉक जो पाकिस्तान में हुई थी, उस बीच क्या कोई मतलब साजिश भी रची गई थी? मतलब वहाँ की जो जो टॉप लीडरशिप पाकिस्तान आई थी पीस टॉक के लिए, क्या उन्हें मारने की कुछ प्लानिंग नहीं, थी? मार नहीं सकते थे, इसलिए नहीं मार सकते थे कि तेहरान से लेकर के आने की इस्लामाबाद तक वो जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान ने ली थी। इसराइल इतना ताकतवर नहीं है कि वो पाकिस्तान से किसी भी तरह से मुकाबला कर ले। और जैसा मैंने कहा कि सऊदी अरब वगैरह में ताकत नहीं है कि वो इसराइल का कर लें, इसी तरह से इसराइल में ताकत नहीं है। इसराइल तो एक हमास को नहीं हरा सका। बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल, 3.5 साल की जंग में जिसके 30-40 हज़ार से लड़ाके हैं, उनको नहीं हरा सका पाकिस्तान, जो कि बहुत बड़ी ताकतवर फौज है। तो पाकिस्तान के सामने इसराइल की कोई हैसियत नहीं है। और ईरान ने जिस तरह का कमाल दिखाया है जंग में, उसके बाद तो इसराइल को अब सोचना पड़ेगा 1000 बार। अकेला तो वो, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि ईरान के साथ वो 10 दिन की भी जंग लड़ ले। तो हम ये खुशखबरी मान लें कि दुनिया की जो आवाम है उसे मतलब ऐसा है, एक बड़ी निजात और राहत मिलेगी। मैं मतलब सबको इस बात की मुबारकबाद। मुबारकबाद दूंगा, कामयाबी मुबारक, फतेह मुबारक। जंग खत्म है, और जंग का बस आखिरी जो 2-4 दिन, 10 दिन लगेंगे, क्योंकि मसले पुराने थे, बहुत उलझे हुए थे।
हल होने में वक्त लगता है। लेकिन इसमें फिर यही है कि पाकिस्तान ने बहुत ही काबिलियत के साथ ईरान को भी कन्विंस किया, अरब के मुल्कों में को भी कन्विंस किया, और अमेरिका को। अमेरिका को भी। अमेरिका के ज़रिए कन्विंस करवाया इसराइल को। हिजबुल्लाह और लेबनान का जो मसला था, लेबनान के साथ 10 दिन का सीज फायर हो गया, जी जंगबंदी हो गई। अब इसराइल तो तैयार नहीं था जंगबंदी को, वो तो कह रहा था हम तो हमले करेंगे, लेकिन ट्रंप ने खुद फ़ोन करके इसराइल को, नेतन्याहू को बोला कि ये बिल्कुल जंगबंदी होगी। तब बाद में फिर उन्होंने वेलकम किया है, नेतन्याहू ने। क्योंकि अमेरिका की जो, इसराइल की जो ताकत है वो अमेरिका ने है, जी जी अमेरिका है ताकत। अपने आप में इसराइल कुछ भी नहीं है। वो हमारा यहाँ का मीडिया जो ग्लोरीफाई करता था कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी और पेगासस और ये तमाम, देखें, ह्यूमन ह्यूमन इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेस हैं सारी टेक्नोलॉजी में ख़त्म हो जाती है। शुरू में ईरान का नुकसान हुआ, उसके बाद ईरान ने देखा तमाम चीज़ें तब्दील कर दी उन्होंने, सारी चीज़ें तब्दील की, फिर ईरान ईरान के नुकसान नहीं हुए। तो अब आपको मुबारक, सबको, दुनिया को मुबारक, बहुत खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब। मैं दुनिया की तमाम अमन पसंद आवाम को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आने वाले दिनों में अल्लाह करे, खुदा करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे कि ये जंग बंदी मुकम्मल हो और दोनों फरीक इस पे साबित कदम रहे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने मिलने जुलने वालों को, दोस्तों अहबाब को शेयर कर दें, ताकि ऐसा है हम आपके लिए मेहनत करके, कोशिश करके नई खबरें आपके सामने पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ साहब। शुक्रिया।